नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अमित एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि नहीं इस शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, महत्व क्या है और इसकी आलोचना क्या है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में कहता है कि राज्य के समस्त नागरिकों में सामंजस्य रहना और अपने सर्वधर्म का पालन करना न्याय है। तो प्रश्न यह उठता है कि सामंजस्य किस प्रकार उत्पन्न किया जाए और किस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जाए। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए वह साधनों, शिक्षा तथा साम्यवाद की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? शिक्षा, दो साधन, शिक्षा और साम्यवाद की व्यवस्था करता है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा के संबंध में अत्यंत विस्तार पूर्वक लिखा, जिस कारण से रूसो ने राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना है। यानी रूसो कहता है कि जो प्लेटो का रिपब्लिक है वह राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है, यानी सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। बारकर के शब्दों में, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। किसने कहा? बारकर ने कहा। एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को उस परिवेश में लाना जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में उसके सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हो। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थीं। पहला एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरा स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का निर्माण दोनों के गुण दोषों को दृष्टिगत रखते हुए किया है। पहला, एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस की शिक्षा पद्धति में राज्य का कोई हस्तक्षेप या सहायता नहीं करता था। राज्य कोई हस्तक्षेप सहायता नहीं करता था। परिवार का दायित्व था टोटल, यानी जो शिक्षा की जिम्मेदारी थी वो एथेंस में थी कि परिवार का दायित्व रहेगा कि नहीं व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा का कार्य संपन्न कराए। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। पाठ्यक्रम 3 स्तर में विभाजित था। पहला 6 से 14 वर्ष पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य और संगीत तथा व्यायाम मुख्य रूप से, यानी 6 से 14 वर्ष तक संगीत व्यायाम की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। इसमें पढ़ना लिखना और माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष की शिक्षा, 14 से 18 वर्ष की शिक्षा सोफिस्टों द्वारा अलंकार शास्त्र, भाषण, कला और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। तृतीय अवस्था में 18 से 20 वर्ष की आयु में सैनिक शिक्षा। इसके बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलते थे। यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, परंतु शिक्षा देना राज्य का दायित्व नहीं था, अतः यह राज्य की प्रकृति या आवश्यकता के अनुकूल नहीं था। दूसरा, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, यानी स्पार्टा मॉडल, स्पार्टा एजुकेशन मॉडल, ये पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित होता था। इस शिक्षा स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था का पूरा दायित्व राज्य वहन करता था। यहाँ सैनिकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी और अधिकतर शिक्षा सैनिक व्यवस्था के लिए दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी।
यह राज्य की आवश्यकता व प्रकृति के अनुकूल परंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित था। इसमें सैन्य कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था सेना के मामले में, ठीक है, और मुख्य फोकस सैन्य प्रशिक्षण पर ही था। प्लेटो ने एथेंस तथा स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के आधार पर अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत: शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है, कंटिन्यूटी चलती रहती है, तथा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटता है, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 20 वर्ष की अवस्था तक रखता है। प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए एक समान थी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित कर चरित्र का निर्माण करना था। उद्देश्य क्या था? भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित कर चरित्र का निर्माण करना। प्रारंभिक शिक्षा में संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी, जो कि उस समय के मुख्य भूमिका निभाते थे। व्यायाम और संगीत की शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। व्यायाम केवल शारीरिक कसरत नहीं था। व्यायाम जो था केवल शारीरिक कसरत नहीं था, ऐसे शरीर का निर्माण जिसमें स्वस्थ और शुद्ध मन व साहस पैदा हो, यानी ऐसे शरीर का निर्माण करना व्यायाम का उद्देश्य था जिसमें स्वस्थ मन भी रहे और शुद्ध मन भी रहे और साहस पैदा हो। पूर्ण शारीरिक विकास, सहिष्णुता, साहस, धैर्य, वीरता के साथ चारित्रिक विकास करना था। तो व्यायाम का उद्देश्य क्या था? केवल शारीरिक कसरत नहीं था, ऐसे शरीर का निर्माण जिसमें स्वस्थ और शुद्ध मन तथा साहस पैदा होता हो, और पूर्ण शारीरिक विकास, सहिष्णुता, साहस, धैर्य, वीरता के साथ चारित्रिक विकास भी करना था। वहीं संगीत मन की शिक्षा के लिए भावनाओं व मस्तिष्क की शक्तियों को जगाता था। संगीत कला साहित्य की शिक्षा भी देता था। चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले कला व साहित्य पर प्रतिबंध यानी सेंसरशिप राज्य लगा सकता था, ठीक है। 18 से 20 वर्ष की आयु में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी। उच्च शिक्षा 20 वर्ष की आयु से, प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए, परंतु उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए थी। 20 वर्ष की अवस्था में बौद्धिक एवं क्रियात्मक परीक्षा होती थी, जिसमें जो अनुत्तीर्ण होता था यानी फेल होता था वो सैनिक और उत्पादक वर्ग बनता था, और जो पास होते थे उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। उच्च शिक्षा 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी और उन्हीं योग्य और कुशाग्र व्यक्तियों को दी जाती थी जो भविष्य में आदर्श शासक बनने की योग्यता रखते हैं। प्लेटो कहता है कि शासक का गुण ज्ञान व विवेक होता है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जो मस्तिष्क को विकसित करें, जैसे गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, इनका ज्ञान दिया जाता था। 20 से 30 वर्ष की अवस्था में 10 वर्ष तक इन विषयों का अध्ययन, परीक्षा होती थी अध्ययन करने के बाद, और परीक्षा में जो असफल होता था वो साधारण अधिकारी बनता था, और जो परीक्षा में पास होता था उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी होती थी। फिर उसे द्वंद्ववाद यानी युद्ध और उस सैन्य मतलब कि राज्य की रक्षा करने के लिए द्वंद्व की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। द्वंद्व के द्वारा विशुद्ध तत्व का ज्ञान दिया जाता था। सर्वोच्च ज्ञान शुभ की समीक्षा की जाती थी। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही शासन का अधिकारी है। जो इस ज्ञान को प्राप्त करता था सभी परीक्षाओं को पास करके, वही राजा बनने का अधिकारी है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य शासक अथवा दार्शनिक राजा
अथवा संरक्षकों को उत्पन्न करना जिसका राज्य में सर्वोच्च स्थान होगा। प्लेटो 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद व्यवहारिक अनुभव की बात करता है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान व्यर्थ है और सैद्धांतिक ज्ञान के बिना व्यवहारिक ज्ञान अंधा। 15 वर्ष अर्थात 35 से 50 वर्ष तक संसार या जीवन की पाठशाला के थपेड़ों और धक्के खाकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। 50 वर्ष की अवस्था तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं, लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही राजा या शासक बनने के अधिकारी होंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना के गुण। उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों, किशोरों, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए अलग अलग थी। यह पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित न रहकर मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक फैला है। राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था जिसका उद्देश्य चरित्र में सुधार तथा कर्तव्य भावना की प्रवृत्ति थी। प्लेटोवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों का विकास अर्थात सर्वांगीण विकास करना था। प्लेटो का शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान था। यह प्लेटो का क्रांतिकारी विचार था। दर्शन व बौद्धिक शिक्षा द्वारा आदर्श राज्यों का निर्माण। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक नगर राज्यों की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता। ये कौन कहता था? प्लेटो कहता था। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना है। प्लेटो के शिक्षा योजना की आलोचनाएं। उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर विशेष महत्व नहीं, यह केवल संरक्षकों तथा शासकों के लिए है। एक बड़ा वर्ग उत्पादकों का, यानी उत्पादक का मतलब कृषक, कारीगर और मजदूर हैं, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। गणित व दर्शन को अधिक महत्व, साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो गणित व दर्शन को अधिक महत्व देता है परंतु साहित्य की उपेक्षा करता है। कवि और कलाकारों को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास, जबकि कला की सृजनात्मकता के लिए स्वतंत्रता पहली शर्त है। राज्य नियंत्रित, राज्य संचालित शिक्षा जो वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए नहीं बल्कि राज्य के विकास के लिए है। नेक्स्ट, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबी तथा अत्यंत खर्चीली है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबी तथा अत्यंत खर्चीली है। 35 वर्ष तक धनी व्यक्ति ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 35 वर्ष की आयु तक शिष्य बने रहने वाले व्यक्तियों में नवीन कार्यों के प्रति उत्साह कम हो जाता है। आत्मनिर्भरता की समाप्ति, ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं बन सकते हैं। प्लेटो का जीवन दृष्टिकोण निराशा उत्पन्न करने वाला व स्थित प्रज्ञ की तरह जीवन बिताने का निर्देश देता है। यह शिक्षा उच्च वर्ग के दार्शनिक शासकों को ही लाभ पहुंचाती है। प्लेटो की शिक्षा का महत्व। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियों के बावजूद भी यह अपने समय की दृष्टि से पर्याप्त आगे और मानव के सर्वांगीण विकास को ध्येय मानकर चलती है। प्लेटो ने शिक्षा पर जो बल दिया है तथा शिक्षा का जो व्यापक महत्व बताया है उसके लिए संसार उस शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। उसे ही सर्वप्रथम शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानने का श्रेय जाता है। यह कि शासन एक कला है, इस कारण शासन कार्य सर्वाधिक योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, क्या बातें याद रखनी है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ शार्ट में। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था 2 भागों में बटी हुई है।
प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बटी हुई है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक, उद्देश्य भावनाओं व संवेगों को संतुलित करके चरित्र का निर्माण करना। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा, 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा प्राप्त करना। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए की जाती थी। उच्च शिक्षा की व्यवस्था कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद बौद्धिक तथा क्रियात्मक परीक्षा का आयोजन, जो फेल होगा और परीक्षा होगी जो फेल होगा वह देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग यानी कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे, और जो पास होंगे उन्हें उच्च शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा राज्य के शासक व संरक्षक वर्ग के लिए, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होंगे। विषय गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष व दर्शन शास्त्र की शिक्षा। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा पाने के बाद 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी, और जो फेल होंगे वो साधारण अधिकारी, और जो पास होंगे उन्हें 5 वर्ष तक गणित, दर्शन, तर्क और न्याय की विशेष शिक्षा दी जाएगी, जिसमें द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। फिर 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा, जो कि 50 वर्ष तक चलेगी। 50 वर्ष की आयु में वह शासक बनेगा। अब जब शासक बनेगा तो शासक कानून से ऊपर होगा तथा उसका आदेश ही कानून होगा। दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्लेटो ने किया। प्लेटो का साम्यवाद कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। प्लेटो कहता है कि जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, तब तक नगर राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, जिसमें शासक वर्ग और सैनिक दोनों शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। आगे हम अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।